वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि हम बताए थे कि हम एक्सप्रेशन का टॉपिक 2 लाने वाले हैं, तो इस पे हम थोड़ा एडवांस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, उसके पहले बता दें कि आप लोगों का नया सिलेबस आया है। आप लोग क्या चेक कर लिए हैं? उस पे 30% सिलेबस का रिडक्शन हो गया है, मतलब काट दिया गया है 30%। ओके, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी उसमें काटे गए हैं, जैसे कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन। बायोलॉजी का बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत ग्रास रूट लेवल से उसको सीखना पड़ता है। तो वो सब चैप्टर काट दिया गया है, पर हम यहाँ पर पूरा चैप्टर मतलब सभी पढ़ाएंगे आप लोग का सिलेबस में जो जो है, क्योंकि पर्सनली पढ़ रखना फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर आप 11 में फिर दोबारा से एकदम फास्ट से शुरू करने जाइएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम जो जो पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहला है ऑस्मोरेगुलेशन, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन का डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मिक्सचुरेशन, रोल्स ऑन ऑर्गन्स, मतलब एक्सक्रीशन में डिफरेंट ऑर्गन का रोल और डिसऑर्डर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग का ऑस्मोरेगुलेशन। ये ऑस्मोरेगुलेशन क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है किसी सॉल्ट या वाटर को अपने बॉडी में रेगुलेट करना, अपने बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, उसे ही कहते हैं हम ऑस्मोरेगुलेशन। ओके, हम देखें कि ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब मीनिंग क्या है। रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट, मेनली सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्वेंट तो नहीं है। सॉल्वेंट तो हम लोग का ब्लड में जैसे वाटर हो सकता है, पर यहाँ पर सॉल्यूट का मेनली हम बात कर रहे हैं ऑस्मोरेगुलेशन में। ओके, रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट मूवमेंट्स, हेंस वाटर मूवमेंट्स, मतलब सॉल्यूट यहाँ पर वाटर है, थ्रू ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। अब ये ऑस्मोरेगुलेशन जो जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं वो दो पार्ट में बांटे गए हैं। पहला है ऑस्मो कॉन्फर्मर्स और एक है ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो चलिए पहले पढ़ते हैं व्हाट इज ऑस्मो कॉन्फर्मर्स। ऑस्मो कॉन्फर्मर्स उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो मतलब अपने बॉडी का मतलब ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन स्वयं नहीं कर सकता, यानी जो सराउंडिंग का उसका ऑस्मोलरिटी होगा, मतलब जैसे सॉल्ट कंसेंट्रेशन होगा उसी हिसाब में वो अपना बॉडी के सॉल्ट कंसेंट्रेशन को बना लेता है, ताकि उसको वहां पर रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे मैरीन मछलियां, मतलब समुन्द्र में रहने वाले मछलियां का जो ऑस्मोलरिटी होता है वो समुन्द्र के हिसाब में, मतलब वो तो खारा पानी है, उस खारा पानी के हिसाब में होता है, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। अगर इन समुन्द्र की मछलियों को ना हम अगर एक्वेरियम के मतलब फ्रेश वाटर में लाएंगे तो वो मर जाएंगे। कैसे मर जाएंगे? उन लोग का बॉडी में एक प्रोसेस होगा तब, ऑस्मोसिस, मतलब वो अपना बॉडी को मतलब बना लिया था पहले समुन्द्र के पानी के तरह, अब उनको हम फ्रेश वाटर डाल रहे हैं उस पे, तो वो क्या करेगा, फ्रेश वाटर का कंसेंट्रेशन बहुत कम है, उसका मतलब फ्रेश वाटर में सॉल्ट का कंसेंट्रेशन कम होने के कारण वो क्या करेगा, एंडोस्मोसिस होगा उसका फिश के बॉडी में, यानी फिश अपने मतलब चारों तरफ से पानी को अपने अंदर खींचेगा, जिसके कारण से वो मतलब फूल के ब्रास्ट हो जाएगा उसका बॉडी पूरा। इसलिए हम कोई मैरीन ऑर्गेनिजम्स को एक्वेरियम में नहीं रह सकते। वैसे ही वाइस वर्सा, मतलब हम किसी मतलब फ्रेश वाटर के ऑर्गेनिजम्स को भी मैरीन में मतलब समुन्द्र में नहीं ले जा सकते। पर कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो मतलब क्या करते हैं, मतलब मैरीन होकर भी वो फ्रेश वाटर में आ सकते हैं। जैसे कि हम लोग हिल्सा खाते हैं ना, वो हिल्सा मछली उसी तरह है, वो मतलब रहता है तो समुन्द्र में, पर अपनी मतलब एग ले के लिए वो क्या करता है, रिवर में आ जाता है। इसलिए देखेंगे कि बहुत मतलब रेनी सीजन में रिवर से बहुत सारा हिल्सा का मछली मतलब आता है बाजार में। तो चलिए नेक्स्ट क्या, ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स मतलब क्या है, वो अपने बॉडी के ऑस्मोलरिटी को स्वयं रेगुलेट कर सकता है। उसको मतलब एनवायरनमेंट में डिपेंड नहीं करके रहना पड़ता कि हाँ मेरा एनवायरनमेंट ऐसा है वैसा है तो मुझे भी चेंज करना चाहिए, ऐसा नहीं। वो मतलब एकदम मस्त। जैसे कि
मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स मतलब जिसका वर्टिब्रल कॉलम है एक्सेप्ट हैगफिश। हैगफिश क्या है? हैगफिश मतलब ये जो फिश है ये मतलब जो मतलब रियल फिश है वो और वर्टिब्रेट्स के मिडिल का एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब दोनों का ही कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट है इस हैगफिश में। तो ये हैगफिश क्या करता है? हैगफिश का भी ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स ही है, हालांकि वो वर्टिब्रेट है हैगफिश पर वो ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स ही है, मतलब ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स ही है। ओके, तो चलिए चलते हैं दूसरा पेज में। तो जैसे कि हम पहले वीडियो में बोले थे कि टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन, यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन को बहुत डिटेल्स में दिया गया है, ये क्लास 11 के लिए भी मतलब काफी है। ओके, तो पहला क्या क्या है? एमोनोटेलिज्म, यूडियोटेलिज्म और यूडिकोटेलिज्म। अब एमोनोटेलिज्म ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो जैसे कि हम पहले दिन बताए थे, ये एमोनिया को एक्सक्रीट करता है, ये एमोनिया को एक्सक्रीट करता है और ये जो एमोनिया होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है एमोनिया। ओके, मतलब उसका टॉक्सिसिटी बहुत हाई है, ये हाईली सल्यूबल इन वाटर है एमोनिया, और इसका जो यूरिन होता है वो डाइल्यूट यूरिन होता है, मतलब उसपे वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है एमोनोटेलिज्म का? एमीबा, पैरामेशियम, बोनीफिस। ओके, अब आते हैं यूडियोटेलिज्म में। यूडियोटेलिज्म ऑर्गेनिजम्स में यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं अपने बॉडी से। ये जो जैसे कि मतलब हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, सो कॉम्पैरेटिवली ये लेस टॉक्सिक भी है, गुड सल्यूबिलिटी इन वाटर है, कंसंट्रेटेड यूरिन, हम लोग का ये जो यूरिन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं इसको डिटेल्स में, क्यों कंसंट्रेटेड होता है, इसका पाथवे क्या है, ये सभी। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? कार्टिलेजिनियस फिश। अब ये देखिए बोनी फिश और कार्टिलेजिनियस फिश में डिफरेंस है। कार्टिलेजिनियस जो फिश होता है वो क्या होता है, आप 11 में पढ़ेंगे, उसका मतलब बोन्स नहीं रहता, जैसे कि सार्क, ओके, फिर टॉर्पीडो, ये सब जो है ये सब कार्टिलेजिनियस फिश है, ये मतलब एग नहीं ले करता। जैसे कि बोनी फिश हम देखेंगे, ये जो रोहू है, कातला, ये सब क्या करता है, एग ले करता है, पर कार्टिलेजिनियस फिश मतलब एग ले नहीं करता। ओके, तो चलिए नेक्स्ट में यूडिकोटेलिज्म, ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को मतलब करते हैं एक्सक्रीट। यूरिक एसिड इज ए नॉन टॉक्सिक, ये तो नॉन टॉक्सिक है, मतलब उतना टॉक्सिसिटी नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं बर्ड्स। ओके, ये जो बर्ड्स होते हैं जैसे इधर उधर अपना एक्सक्रीशन कर रहा है, पर उतना टॉक्सिक नहीं है, इसलिए उतना हार्म नहीं होता बर्ड का मतलब एक्सक्रीशन से। ये इनसोल्यूबल इन वाटर है, और थिक पेस्ट, मतलब हम देखेंगे कि जो पक्षी होता है उसका जो हम एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट कभी देखते हैं अगर पड़ता है कहीं पर, तो क्या है, वो थिक पेस्ट की तरह है, और सेमी सॉलिड पेलेट, सेमी सॉलिड है। ओके, जैसे कि लिजर्ड, स्नेक, इस पे बर्ड्स भी होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट में। तो हम अभी मतलब नेफ्रॉन का जो जो पार्ट है उसको डिटेल्स में देखेंगे थोड़ा। सो नेफ्रॉन का जो हैशटैग 1 पार्ट है क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, ओके, ये बोमेन्स कैप्सूल का जो सेल है उसको क्या कहते हैं, पोडोसाइट सेल। ये इंपॉर्टेंट है कि बोमेन्स कैप्सूल का सेल को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जैसे हम बोले पोडोसाइट सेल। वो कैसे अरेंज रहता है, इंट्रिकेट मैनर में, ताकि वो अपने मतलब बीच में थोड़ा सा स्पेस लीव कर सके, जिसके यूज में क्या हो, जिससे फिल्ट्रेशन हो पाए। ओके, तब व्हाट इज मैल्फिजियन बॉडी और रेनल कॉर्पसेल्स। ये मैल्फिजियन बॉडी और रेनल कॉर्पसेल्स क्या है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल इक्वल टू मैल्फिजियन बॉडी और रेनल कॉर्पसेल्स। मतलब ये जो पूरा पार्ट हम देख रहे हैं इसको ही कहते हैं मैल्फिजियन बॉडी, मतलब ये जो रहा बोमेन्स कैप्सूल और ये है ग्लोमेरुलस, इसको ही टोटल में हम क्या कहते हैं, मैल्फिजियन बॉडी। ओके, तो यहां से ब्लड आया एफरेंट एट्रियोल से, यहाँ से ग्लोमेरुलस से गया, यहाँ से फिल्टर हो गया, यहाँ पर निकला,
ये वुमेन्स कैप्सूल में जाके पीसीटी में चला गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में, वहां से ये घूम के आएगा डीसीटी में। तो हम उस दिन पढ़े थे। तो डीसीटी का जो सेल होता है उसको क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा। ओके, ये हाई इंफॉर्मेशन के लिए क्लास 11 में लगेगा, अभी तो नहीं है हालांकि। सो डीसीटी का सेल को क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा। हाँ, तो चलिए दूसरा में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का जो मतलब ट्यूब है उसका जो सेल्स है वो क्या है, सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्या है, सिंपल क्यूबोडियल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये वाला आ सकता है पर अभी तो शायद नहीं आएगा एग्जाम में। पर जान के रखिए कि पीसीटी का जो सेल है उसको क्या कहते हैं, उसका जो लाइनिंग है सिंपल क्यूबोडियल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ओके, यहाँ पर पीसीटी में क्या होता है, पीसीटी में मेनली क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन का टाइप मतलब दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जहाँ एनर्जी का जरूरत पड़ता है, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन आप अगर करना चाहे तो आपको एनर्जी लगेगा, पर पैसिव ऐसा नहीं है, पैसिव विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी होता है। ओके, पीसीटी में क्या होता है, 70 to 80% ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, पीएच बैलेंस, H+ एमोनिया एंड HCO3, इसको बैलेंस करता है कौन, पीसीटी, H+ एमोनिया और HCO3, और इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीसीटी क्या बहुत अच्छी तरह से डायग्राम दिया हुआ है, कहाँ पर क्या पीसीटी का मतलब इससे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या इससे सिक्रिएशन हो रहा है, आप ये सब कुछ देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो क्या है, डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ओके, ये डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल क्या करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ आयन। ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ आयन्स क्या है ये हम देखेंगे। सो देखिए, ये जो Na+ आयन का जो एब्जॉर्प्शन या फिर मतलब रिलीज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टोटली हार्मोनल पाथवे में। एक हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, अगर एल्डोस्टेरॉन प्रेजेंस है, मतलब अगर एल्डोस्टेरॉन प्रेजेंस है सो क्या होगा, ये जो सोडियम का जो आयन है Na+ आयन, ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। एक्टिवली मतलब क्या, एनर्जी के हेल्प में। सो क्या करे, यदि एल्डोस्टेरॉन प्रेजेंट होगा तो Na+ आयन एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है। ओके, और इसका दूसरा क्या है, अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ADH अगर प्रेजेंस होगा तब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है पैसिवली। ये कहां से होता है, डीसीटी से। ओके, डीसीटी से और क्या होता है, HCO3- या फिर बाइकार्बोनेट आयन का रीअब्जॉर्प्शन, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो डीसीटी का भी यहाँ पर जो सिक्रिएशन और यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में दिया गया है। तो नेक्स्ट आते हैं हम हेनलीज लूप में। हेनलीज लूप का पोर्शन कहां से है, हेनलीज लूप यहाँ से स्टार्ट होके ये वाला पूरा रीजन हेनलीज लूप कहलाता है। हेनलीज लूप में क्या होता है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब पैसिव तो हम पहले ही देख लिए कि पैसिव में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मतलब विदाउट यूज ऑफ एनर्जी काम होता है पूरा। ये जो हेनलीज लूप है इस पे पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट पार्ट में। ये वाला पार्ट हम उस दिन स्किप कर गए थे, क्या है ये वाला, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में देखिए, ये जो हम लोग का ट्यूबुल है ये क्या है, ये वाला तो यहाँ तक पीसीटी, यहाँ तक डीसीटी, यहाँ सब ट्यूबुलर है, और ये वाला है हेनलीज लूप। सो ये हेनलीज लूप में या फिर ट्यूबुल्स में
जो फ्लो ऑफ द फिल्ट्रेट होता है वो किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, मतलब पहले नीचे की तरफ जाता है, उसके बाद ये एसेंड करता है, मतलब ऊपर की तरफ उठने लगता है। ओके, और जो नेक्स्ट है वो है मतलब जो ट्यूबुलर, मतलब जो वासा रेक्टा है, उस दिन हम देखे थे कि मतलब ये जो मतलब ट्यूबुलर पार्ट को जो सराउंड करके जो कैपिलरी रहता है उसको क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में क्या कैसा मूवमेंट होता है, ये जो मतलब ट्यूबुलर पार्ट में जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, ओके, ये जो ऊपर का डायरेक्शन में उसका पूरा ऑपोजिट होता है, मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट होता है। सो इसका मेन फंक्शन क्या है, मतलब एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ताकि जो रिएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चल रहा है वो बहुत अच्छी तरह से हो, यानी मतलब रिएब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा हो और जो यूरिन फॉर्मेशन होगा वो कंसेंट्रेटेड होगा। ओके, सो इसका मेन फंक्शन क्या, मतलब करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का टोटल ऑब्जेक्टिव है कि कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन। ओके, अब ये कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन जो होता है ये कितना होता है, तो अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं हुआ उससे 4 गुना ज्यादा, मतलब इंटू 4 कंसेंट्रेशन हो जाता है हम लोग का यूरिन, मतलब जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से निकलता है और जो आता है उसका इंटू 4 कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, मतलब वाटर रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट में, वो क्या है, जीएफआर। जीएफआर का फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का यानी ग्लोमेरुलस से पर मिनट कितना फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हुआ, मतलब ये आप देख सकते हैं कि ग्लोमेरुलस से कितना फिल्ट्रेट पर मिनट प्रोड्यूस होता है, उससे ही कहते हैं जीएफआर और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके, सो ये जीएफआर का वैल्यू कितना है, जीएफआर का वैल्यू आप देख सकते हैं करीबन 125 मिलीलीटर पर मिनट। ओके, तो ग्लोमेरुलस से 125 मिलीलीटर पर मिनट से मतलब फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है, वो यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो 180 लीटर्स पर डे। सो ये जो 180 लीटर्स ग्लोमेरुलर से प्रोड्यूस हुआ, इतना तो यूरिन नहीं होता, तो उसका होता क्या है, वो क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। सो इसी कारण काउंटर करंट मैकेनिज्म का जरूरत है। ओके, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन का मेन मतलब प्रोसेस का जो मतलब है वो क्या है, मिक्सचुरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन विच इज फॉर्म, मतलब हम लोग का यूरिन फॉर्मेशन हुआ, कलेक्टिंग डक्ट्स से वो कहाँ गया, ब्लैडर में जाके स्टोर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर में। अब टाइम टू टाइम इस यूरिन को बाहर निकाला जाता है बॉडी का, ये जो प्रोसेस है इसको ही कहते हैं मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन मतलब इनिशिएट कैसा होता है, दिस इज इनिशिएटेड बाय सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट्स है हम लोग का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो मतलब ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जब रिफ्लेक्स आएगा कि यस इस बार आपको यूरिन करना है, तब ये मिक्सचुरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और यूरिन होता है। ओके, सो एक बात आपको बता दें कि व्हाट इज डक्ट्स ऑफ बेनेली। ओके, हम लोग देखे कि हम लोग का जो मतलब डीसीटी से ऐसे करके डीसीटी निकला नेफ्रॉन के बाद, इस तो हेनरीज लूप था। ओके, यहाँ से डीसीटी से फिल्टरेट निकला। अब ये फिल्टरेट हम देखेंगे कि कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। ये कलेक्टिंग डक्ट हम लोग का किडनी में तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होता है, सो कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, सारे नेफ्रॉन से फिल्ट्रेट कलेक्ट करता है, और एक मतलब ये बहुत सारा नेफ्रॉन्स यहाँ पर फिल्ट्रेट को कलेक्ट किया
अब जो डक्ट बना इन सभी कलेक्टिंग डक्ट को मिला के इसको कहते हैं डक्ट ऑफ बेनली। क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी। ओके, प्रेजेंट इन पैपिला ऑफ मेड्यूला। ये आपको जानने का उतना जरूरत नहीं है, पर पहले मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दूं। ये जो पोर्शन है, मतलब जो नया डक्ट बना इन सभी कलेक्टिंग डक्ट को जोड़कर उसको कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। ओके, तो फिर रिटर्न करते हैं हम लोग का टॉपिक में। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? रोल ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स इन रोल्स ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का प्रोसेस केवल किडनी से ही नहीं होता, बहुत सारा दूसरा जगह से भी होता है, जैसे कि हम पढ़ेंगे। सो इस पे पहले नंबर में कौन आता है? लंग्स। पहला कौन आया? लंग्स। लंग्स क्या करता है? लंग्स 200 मिलीलीटर पर मिनट से CO2 प्रोड्यूस करता है। ओके, और 400 मिलीलीटर ऑफ वाटर थ्रू ब्रीदिंग। मतलब जब हम ब्रीदिंग करते हैं, एयर एक्सचेंज होता है, मतलब एयर बाहर जाता है, फिर एयर को अंदर लिया जाता है। सो दिस प्रोसेस में हम देखेंगे कि अबाउट पर मिनट 400 मिलीलीटर, समझ सकते हैं कितना? उतना वो वाटर के मॉइस्चर के मतलब मॉइस्चर के रूप में वो बाहर निकाला जाता है लंग्स से। तो ये रहा लंग्स का फंक्शन एक्सक्रीशन में। सेकंड है स्किन। स्किन में हम देखेंगे कि जगह जगह स्वेट ग्लैंड है। पसीना होता है ना, वो पसीना से कहां से निकलता है? स्वेट ग्लैंड से। अभी जो स्वेट होता है मतलब पसीना, उसका क्या क्या मतलब है उसमें मेनली है 95% ऑफ वाटर, NaCl मतलब सॉल्ट, लैक्टिक एसिड। ओके, थर्ड हम लोग का लिस्ट में है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड को हम इसको ऑयल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। इससे क्या करते, मतलब मेन फंक्शन क्या? ऑयल सिक्रिएशन। अब देखेंगे कि हम लोग का जो नोज है, नोज का साइड में कभी कभी हम अगर हाथ दे तो देखेंगे कि ऑयल सिक्रिएट हो रहा है। तो नोज के साइड में भी सेबासियस ग्लैंड है जिससे ऑयल का सिक्रिएशन होता है। ये सेबासियस ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? ऑयल, वॉक्स, स्टेरॉल। स्टेरॉल मतलब वो फैटी एसिड एक्सेट्रा को मतलब सिक्रिएशन करना। अब आते हैं नेक्स्ट लीवर में। एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल मतलब फैट्स, बाइल पिगमेंट्स टू इंटेस्टाइन व्हिच आर देन एक्सक्रीटेड एज फेसेस। तो वो यहां तक तो समझ में आ गया। अब लोग का एक जनरल बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर बाइल पिगमेंट्स एंड व्हाट आर बाइल सॉल्ट्स। यहां तक मतलब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत मतलब गलती भी होता है। हम भी जब पहला मतलब एग्जाम दिए तो उसमें यह गलती ही करके आए थे। सो अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ओके, अब इसको याद रख सकते हैं B² से। क्या है? B², बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। और बाइल सॉल्ट्स, ये बाइल सॉल्ट्स क्या है? बाइल सॉल्ट्स मेनली है सोडियम ग्लाइकोक्लोरेट और सोडियम टॉरोक्लोरेट। ओके, सो क्या क्या देखे? बाइल पिगमेंट्स है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और बाइल सॉल्ट्स क्या क्या है? बाइल सॉल्ट्स है सोडियम टॉरोक्लोरेट और सोडियम ग्लाइकोक्लोरेट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है डिसऑर्डर इन एक्सक्रीशन। सो मेन डिसऑर्डर्स क्या है वो 11 का एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। आप जब 11 में पढ़ेंगे तब आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइमरी तरह से समझ लीजिए। पहला है यूरेमिया। अब यूरेमिया क्या है? मैलफंक्शन ऑफ किडनी which can lead to the accumulation of urea in the blood। मतलब
अगर किडनी मैलफंक्शन हो, मतलब ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, तब यूरेमिया का चांस है। मतलब हम लोग का जो ब्लड है उस पे यूरिया एक्यूमुलेट कर सकता है जो कि फैटल है। ओके, अब ये जो यूरेमिया है, यूरेमिया किस पे कन्वर्ट हो जाता है कि रेनल फेलियर। मतलब यूरेमिया मतलब कि किडनी ठीक तरह से काम नहीं करे, और अगर यूरेनिया का डिसऑर्डर, यूरेमिया का अगर बहुत दिन से चलता रहा, तब क्या हो जाएगा, रेनल फेलियर, मतलब किडनी फेलियर, जिसको हम कहते हैं कि बहुत बार सुने भी है। रेनल फेलियर में क्या होता है, रेनल फेलियर में हम लोग का जो किडनी है वो फेलियर हो जाता है, उसके जगह में एक नया किडनी का इम्प्लांटेशन करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट से। किडनी ट्रांसप्लांट के माध्यम से क्या होता है, हम लोग का मतलब किडनी को पूरा ट्रांसप्लांट कर देता है, मतलब डिस्प्लेस करके नया किडनी को लगा दिया जाता है। ओके, ये जो यूरेमिया का प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड में यूरिया का मिल जाना, इसको हीमोडायलिसिस से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं रेनल कैलकुली में। ये जो रेनल कैलकुलाई है, मतलब आप बहुत मतलब आसपास में पड़ोस में कहीं पर सुने होंगे कि इस आदमी का किडनी में स्टोन हुआ है। सो रेनल कैलकुली उसी डिसऑर्डर को कहते हैं, मतलब किडनी में स्टोन हो जाना, कॉमन लैंग्वेज में। इसमें होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन और इनसोल्यूबल मास। स्टोन मतलब तो बिल्कुल जो पत्थर हुआ उस तरह पत्थर तो नहीं, मतलब इनसोल्यूबल मास, मतलब उसको हम अभी तोड़ नहीं सकते, वो किडनी में डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण किडनी नॉर्मल फंक्शनिंग करना बंद कर देता है। इसे ही कहते हैं रेनल कैलकुलाई। और नेक्स्ट क्या है, ग्लोमेरुलेफ्राइटिस, इसका और एक नाम है ब्लाइट डिजीज। ओके, इसमें क्या होता है, मेनली इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी, मतलब जो ग्लोमेरुलस का पार्ट है किडनी का, उसमें इन्फ्लेमेशन, मतलब वो फूल जाता है और ठीक तरह से काम नहीं करना पड़ता। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी ड्यू टू एंट्री ऑफ प्रोटीन और रेड ब्लड कॉर्पसेल्स इन द फिल्ट्रेट ड्यू टू इंज्यूरी, मतलब अगर इंज्यूरी से आरबीसी या फिर प्रोटीन एंट्री कर गया किडनी में, मतलब किडनी में तो वो जनरली एंट्री नहीं करता आरबीसी और प्रोटीन। सो अगर किसी भी कारण एंट्री कर गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ग्लोमेरुलेफ्राइटिस। इसका और एक नाम क्या है, ब्राइट्स डिजीज। तो ये था हम लोग का लेक्चर। हम नया वीडियो जल्दी डालने वाले हैं, तो देखते रहिए हम लोग का चैनल कंसेप्ट बूस्टर।